वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों हम लोग बीएससी के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 बच्चों क्या है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि टू स्लिट से इंटरफेरेंस कैसे होता है, कुछ और भी चीजें हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। अब हम लोग आज आ चुके हैं हमारे थर्ड लेक्चर के पहला टॉपिक जो है वो कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। देखिए बच्चों, कहानी क्या होती है, आप जब किसी सोर्स के बारे में बात करते हो, किसी लाइट सोर्स की, तो लाइट सोर्स क्या है कि एक सोर्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो हर सोर्स के पास अपने एटम्स है और एटम्स के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने आसपास के इसी ऑर्बिट में ट्रांसफर होते रहते हैं, एक्साइटेड होते रहते हैं। जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो इनकी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये कहानी कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करती है, वो वेव के फॉर्म में चलती है, जिससे ये फेज में चेंज करता रहता है। अगर मैं बात करूं किसी सोर्स के बारे में, तो सोर्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपने फेज में चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब समझ रहे हो ना, अगर सोर्स नहीं बदल रहा है तो अगर एक ही एटम मतलब एक ही सोर्स के एटम्स है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन की चेंजेस होंगे वो सब कांस्टेंट रहेंगे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। मतलब अगर यही बात करूं मैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके फेज जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। यही मैं बात करूं अगर फेज चेंज कर दे, अगर मेरे पास क्या होगा, व्हेनेवर हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज हों, अगर हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज होंगे तो उसमें अलग अलग क्या होंगे, एटम्स, अलग अलग एटम्स, और अलग अलग एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। इससे होता क्या है, जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपस में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियस रिलेशन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता और ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। कहानी यहीं पे गड़बड़ होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसे सोर्स चाहिए जिसमें हमारे पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटम सेम हो, इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन भी सेम हो और आपके फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ओके, तो बच्चों आइडिया तो लग गया आपको क्या करना है। कहानी सिंपल सी थी, क्या सिंगल सोर्स है तो सिंगल सोर्स से निकलने वाले जितने भी एटम्स होंगे वो लोग आपस में सेम एटम है, सेम नेचर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन भी सेम रहेगा, इसलिए उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके साथ, टाइम के साथ। वही मैं डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करूं तो डिफरेंट सोर्स के एटम्स भी अलग अलग होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसमिशन एनर्जी भी अलग अलग होगी, इसीलिए उनके बीच में कभी भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो पाता और इनके बीच में टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो बदलता रहता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। ये यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस बिटवीन सोर्स जो है वो कैसे होते हैं, एड्रप्ट हो जाते हैं, मतलब बैलेंस नहीं हो पाते। तो कहानी क्या है, हमें एक अच्छी वाइब्रेशन मतलब सेम वाइब्रेशन के लिए अगर चाहिए तो सेम वाइब्रेशन के लिए हमें इंटरफेरिंग वेव्स के पॉइंट टू पॉइंट बैलेंस वाइब्रेशन चाहिए, और बैलेंस वाइब्रेशन सिर्फ एक ही एटम से हो सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, सच सोर्सेज व्हिच हैविंग पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, सेम होते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप अगर सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे सोर्सेज जो इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपस में ये बैलेंस नहीं कर पाते, और ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सोर्सेज को हम लोग कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। बेसिकली कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को हम लोग दो अलग अलग पार्ट से बनाते हैं, ठीक है। इनकोहेरेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई भी दो डिफरेंट सोर्सेज ले लीजिए, कोई भी दो डिफरेंट कैंडल्स ले लीजिए, दो डिफरेंट बल्ब ले लीजिए, वो सारे क्या है, इनकोहेरेंट ले। लेकिन अगर मैं कोहेरेंट सोर्स बनाने की बात करूं तो कोहेरेंट सोर्स भी दो तरीके से बच्चों बनते हैं। एक तो है डिवीजन मेथड, इसमें क्या होता है, एक ही सोर्स से आप आगे जब पेनिट्रेशन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसमें आप आगे दो पिन लगा दीजिए, दो होल लगा दीजिए, तो लाइट जब आगे से आगे बढ़ेगी, मतलब कि एक सोर्स से निकल के आगे से डिवाइड होगी, तो ये जो दोनों सोर्सेज होंगे आपस में कोहेरेंट होंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से जनरेट हुई है तो उनके जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। यही मैं अगर बात करूं डिफरेंट सोर्सेज मतलब कि और दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में मेरे पास क्या होगा, कोई स्लैब होगा, तो मैं जब लाइट को उससे पास करा दूंगा तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है, बस बदल क्या जाती है उनकी एम्पलीट्यूड। तो दूसरे मेथड में होता है कि जब मैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास करा दूं, किसी स्लैब से पास करा दूं, तो लाइट जब दो अलग अलग पार्ट में रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होंगी तो इन दोनों में एम्पलीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और वहीं इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहता है। तो ये मेरे पास दो मेथड होते हैं। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बीच में बहुत सारा पंगा चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम चल रही है। जहां कोहेरेंट के बारे में बात करते हैं तो वो एक ही सोर्स से निकलने चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने चाहिए, और वही इनकोहेरेंट के बारे में बात कर रहे थे तो डिफरेंट सोर्स अगर होंगे तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, वो बदलता जाता है।
प्रॉब्लम यहाँ पर दी, हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर कर लिए। अब प्रॉब्लम को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज फॉर इंटरफेरेंस वो क्या हो सकते हैं। तो आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों इंटरफेरेंस के लिए, इनकोहेरेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो अगर मैं जब बात करता हूं कोहेरेंट सोर्स के बारे में, तो कोहेरेंट सोर्सेज जो है अपने मेन इंडिपेंडेंट सोर्स के बने होते हैं, अपने सोर्स के बने होते हैं। तो उनसे जो वेव्स निकलते हैं, मतलब कि उनके जो एटम्स है उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांसफर होंगे अपने पॉजिटिवली न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट बने हुए हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जब अगल बगल वाले के साथ ट्रांसिस्ट होते हैं, अगर ट्रांसफर होंगे तो कुछ उनका टाइम इंटरवल होता है। उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर में 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर में वो आते जाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की इस आने जाने से इनकी एनर्जी रेडिएट होती रहती है। ये कब की बात है, ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बातें जब करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, तो अगर डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो उनके बीच में एटम भी अलग अलग है, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, क्योंकि इससे जो एनर्जी ट्रेन होती है वो अलग अलग फेजेस में रैंडम होती है। रैंडम होने की वजह से जो इनका जो इलेक्ट्रॉन बीच में टाइम डिफरेंस होता है, किसके किसके बीच में, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है, जो कि फेज को कॉमन नहीं होने देता है, उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो लगभग 10 टू द पावर -9 सेकंड का होता है। वो भी कैसे होते हैं, वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होते हैं और रैंडम होते हैं। ठीक है, छोटे टाइम इंटरवल 10 टू द पावर -9 सेकंड के अंदर में ये क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, जो कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में है। ध्यान दीजिएगा इस पर। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों अगर सोर्सेज डिफरेंट है तो उनके बीच में जो शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा वो 10 टू द पावर -9 सेकंड का होगा। तब तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास अगर दो डिफरेंट सोर्सेज होंगे तो 10 टू द पावर -9 सेकंड के अंदर में ये तेजी से चेंज होंगे, क्योंकि ये इंटरफेरेंस 10 टू द पावर -9 सेकंड में हो रहा है, जो कि हमारी आंखों की रेंज से बहुत ज्यादा कम है। हमारी आंखें केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक होने वाले चेंज को ऑब्जर्व कर सकती हैं, तो यहाँ पे होने वाले जो चेंजेस है वो 1 सेकंड के बिलियन ऑफ हिस्से में हो जाती है। 1 सेकंड के बिलियन ऑफ हिस्से को हमारी आंखों से मेजर नहीं कर सकती, इसीलिए हमें जो स्क्रीन पर पैटर्न दिखने वाला है वो एकदम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखने वाला है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चमक दिखेगी, और एक समान चमक को हम कभी भी अंधेरे के रूप में देख नहीं पाएंगे, यही हमारी समस्या हो जाएगी। फिर भी मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं देखना चाहता हूं तो मेरे पास एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जिसकी जो शटर स्पीड है वो 10 टू द पावर -9 सेकंड से अगर कम हो जाए तो हम जरूर उस कैमरे से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं इसकी इंटरफेरेंस पैटर्न की। तो बात क्लियर हो रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमारी आंखों के लिए विजुअल तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, कोहेरेंट सोर्सेज हो। इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये कहानी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इसके बीच में जो फेज डिफरेंसेस है वो हर सेकंड में 1 सेकंड के बिलियन ऑफ हिस्से में चेंज हो जाती है और हमारी आंखों को ये विजुअल नहीं हो पाती। फिर भी कैमरे से आप ले सकते हैं और लेजर बीम से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आइए देखिए। तो बच्चों करना क्या है कि कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस एंड शो दैट हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज है S1 और S2, जिसके एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, A1 A2 होंगे। अब जो A1 A2 के दो डिफरेंट सोर्सेज है कोहेरेंट होंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस कोहेरेंट सोर्सेज से हमें प्रूव करना है कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट द सम ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इट्स सेपरेट डिस्टर्बेंस। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ है, मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ पाई है। तो आपको बताना है कि उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब आई के लिए जनरल फॉर्मूला बताना है। आराम से कर लेंगे, I = I1 + I2 के फॉर्म में आने वाला है, वो हमें आप करके जरूर बताएंगे। ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अगर कह रहा है कि हमारे पास जो सेपरेट हैं तो उन सेपरेट के Imax और Imin का जो इस तरीके का रेशियो है वो 2√α/1 + अल्फा कुछ और नहीं बच्चों, ये रेशियो है इंटेंसिटी का, मतलब I1/I2 का ये रेशियो है, ठीक है, I1/I2 का रेशियो, ध्यान दीजिएगा। तो करके आप दिखाएंगे हमें अगले क्लास में। अब देखते हैं दूसरा अगला मतलब टॉपिक क्या होने वाला है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस। जैसे हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो हमारे पास इंटरफेरेंस का एक पैटर्न बना हुआ है। ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, मतलब कि हमारा वेव है, लाइट है, यहाँ से चल रही है, इस सेक्शन S1 S2 से चल रही है, मोनोक्रोमेटिक है, तो आगे चल करके मान लेते हैं किसी P पॉइंट पर मिल रही है। हमने मान रखा हुआ कि S1 और S2 के बीच की जो सेपरेशन है वो 2D है, और ये लाइट यहाँ P पर और ये लाइट यहाँ से
पीपल मिली, क्योंकि S1 जल्दी मिल रहा है, S2 लेट से मिल रहा है, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस मिल जाता है, और यही पार्ट डिफरेंस देखने को मिलता है क्या, फ्रिंजेस आपको देते हैं। ये फ्रिंजेस मे बी ब्राइट मे बी डार्क होते हैं, आपको बता के मैंने बताया है। और ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान रखा हमने कैपिटल डी, यहाँ से O से ओरिजिन पे क्या मिलता है, हमेशा सेंट्रल ब्राइट मिलता है। तो यहाँ से जो फ्रिंज अगली वाली मिली होगी वो ब्राइट या फिर डार्क हो सकती है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल d है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये भी d हो जाएगा, ये भी d। तो ये वाली अगर डिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों y माइनस डी। और सिमिलरली मैं M2 से P तक की बात करूंगा तो वो हो जाएगा बच्चों y प्लस डी। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपने S से इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट S1 S2 से देख ही रखा हुआ है, जहाँ पे S1 S2 से बाइसेक्ट हमने कर दिया है, जो कि कहीं बिंदु M से डिवाइड किया गया, जो कि डिवाइड किया गया M से किस पॉइंट पर, M1 M2 से डिवाइड कर लिया गया। जहां पे आप देख पा रहे हो S1 S2 की वैल्यू दे दिया है, MO की वैल्यू हमने रखा हुआ है, MO की वैल्यू रखा हुआ है क्या, ये M बच्चों है, MO की वैल्यू रखा हुआ है क्या, D ऊपर दिखा रखा हुआ है, OP की वैल्यू आप देख पा रहे हो, O यहाँ पर है, P की वैल्यू Y दिखा रखा हुआ है। अब क्या करना है, फाइंड इंटेंसिटी एट T, P पे इंटेंसिटी पता करना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट निकाला है। इसके लिए हम सबसे पहले S2P M2 को सॉल्व करेंगे। S2P M2 को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लिया, d स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर था, इसको भेज करके अंडर रूट डाल दिया, स्क्वायर हट जाता है, यहाँ पे हाफ हो गया है पावर में। सिमिलरली इसको सॉल्व किया, d की वैल्यू बड़ी है किससे, y प्लस d से ऑफ कोर्स, तो हमने इसको इस तरीके से हमने काफी छोटा मान करके आगे बढ़ा। जैसे हमने इसको काफी छोटा मान लिया तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मैं बात करता हूँ S2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने क्या किया था, छोटा होने पर हम क्या करते हैं बच्चों, बायनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये जो 1/2 है बच्चों, ये 1/2 बायनोमियल से आगे आ जाएगा। देखिए ये छोटा था इसलिए बायनोमियल एक्सटेंशन लगा दिया। ये वाला टर्म 2 ऑर्डर तक लेते हैं तो 2 टर्म तक हमने ले लिया बायनोमियल थ्योरम लगा करके, ये मिला S2P। सिमिलरली मैं बात करूं तो इस तरीके से मैं इसके लिए भी सॉल्व कर लेता हूं, जहां पे y प्लस डी है, ये वाली डिस्टेंस y माइनस डी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के पाथ का डिफरेंस निकाल लेना है। पाथ का डिफरेंस निकाल दिया बच्चों, ये पाथ का डिफरेंस मिल गया। ये आपका S2P माइनस S1P आपका डिफरेंस आ गया 2yd अपॉन कैपिटल D। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे ब्राइट का निकालना होगा तो ब्राइट का आपका आ जाएगा, ब्राइट का पार्ट डिफरेंस मैंने बता रखा हुआ है। ब्राइट का पार्ट डिफरेंस बच्चों n लैम्डा होता है, तो n लैम्डा आपने S2P माइनस S1P की वैल्यू रख दी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है d n लैम्डा अपॉन 2d। 2d क्या है, S1 और S2 के बीच की सेपरेशन है बच्चों। ओके, और n की वैल्यू सेवरली आप 0 1 2 3 आप जानते ही हैं। इसी तरीके से मैं अगर डार्क फ्रिंज की बात करूं तो डार्क फ्रिंज की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। उसका पार्ट डिफरेंस आपको पता ही है, 2n लैम्डा प्लस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यहाँ से आपने सॉल्व किया, ये किसके लिए आ गया बच्चों, ये ब्राइट के लिए आ गया, और ये किसके लिए आ गया, डार्क के लिए आ गया। ब्राइट डार्क की दोनों की पोजीशन मिल गई, ठीक है, P की। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिंग निकालने के लिए, हर दो ब्राइट के बीच की स्पेसिंग, तो पहले ब्राइट के बारे में बात कर ले। ब्राइट के n प्लस nth की पोजीशन निकालनी होगी तो n प्लस 1 रख देंगे, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 हो जाएगा। अगर मुझे स्पेसिंग निकालनी होगी दो ब्राइट के बीच की तो nth को n प्लस 1 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो स्पेसिंग आएगी ब्राइट की। सिमिलरली अगर मुझे डार्क की निकालनी होगी तो बच्चों डार्क के भी हम ऐसा ही निकाल लेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये ब्राइट जो स्पेसिंग है ब्राइट फ्रिंज की या फिर डार्क फ्रिंज की, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ब्राइट और डार्क की फ्रिंज विड्थ सेम आती है, और जो स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है वो अल्टरनेटिव पैटर्न बहुत क्लोज पैक में मिलता रहता है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। अगले क्लास में हम उसके शेप के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अगले क्लास का वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।